इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की चैप्टर जो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें दो टर्म्स पे ध्यान देना है। जो इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सबसे हायर मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास में फ्लावर नाम का एक ऑर्गन प्रोड्यूस होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कहीं पर भी अगर ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उस तरह के रिप्रोडक्शन मोड को आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। क्या क्या चीजें देखनी चाहिए वहां पर? पहला है गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए। गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए, पर सिर्फ गैमीट का फॉर्मेशन नहीं, गैमीट का फ्यूजन भी होना चाहिए। गैमीट का फ्यूजन भी होना चाहिए। गैमीट फ्यूजन के बाद में हमें जाइगोट मिलना चाहिए, एक डिप्लॉइड सेल जो दो गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है। किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर गैमीट बन रहा है और गैमीट आपस में फ्यूज करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपने आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। इस डेफिनेशन के कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स की। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उनका जो फ्लावर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप का, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर की तरफ बच्चे या ह्यूमंस की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, हर कोई फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। फ्लावर इतना ब्यूटीफुल होता है कि उसको ह्यूमंस ने अपनी सोसाइटी में रिलीजियस पर्पस के लिए, इमोशनल पर्पस के लिए, डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज में भी यूज किया जाता है। तो उसकी ब्यूटी हमारे लिए एस्थेटिक वैल्यू की है, इमोशनल वैल्यू की है। लेकिन अगर हम फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्लांट के रेस्पेक्ट में ये जो फ्लावर है वो उसका सेक्सुअल ऑर्गन है। ये इसका सेक्सुअल ऑर्गन है। सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि इसी के अंदर में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होने वाले हैं और जितने भी सेक्सुअल स्टेप आगे चलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी स्टेप होते हैं वो सारे फ्लावर के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। इसीलिए हम इसको फ्लावर का सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन कह करके बुलाते हैं। अब बात करते हैं कि फ्लावर के कंपोनेंट्स की। भाई, एक फ्लावर के कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये चीज हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर की थी। वापस से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लावर, कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लावर एक डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं। कोई भी फ्लावर एक ब्रांच पे ग्रो करता है, एक स्टेम पे ग्रो करता है, जिस ब्रांच का नाम होता है मदर एक्सिस। भाई, जिस भी ब्रांच पर एक फ्लावर लगा होता है उसी ब्रांच को, उसी स्टेम को क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस। इस मदर एक्सिस के ऊपर में यहां पर फ्लावर लगा हुआ है। फ्लावर का सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसका स्टॉक, एक इलोंगेटेड पोर्शन जिसको हम पेडिसिल बोलते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन है पेडिसिल। पेडिसिल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, टिप वाला पोर्शन, वो स्वोलन होता है, ऐसे स्वेल पोर्शन रहता है और इस स्वेल पोर्शन का नाम होता है थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। या तो थैलेमस बोल दो या फिर रिसेप्टेकल बोल दो। इस थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल में 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। भाई, किसी भी स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर भी 4 अलग अलग नोड्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है और ये चौथी नोड है। आपको मालूम होगा, नोड ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे रीजन होते हैं स्टेम के ऊपर जहां से कोई फ्लोरल पार्ट निकलता है, लीफ निकल सकता है या फिर फ्लावर का कोई वर्ल कंपोनेंट निकल सकता है। तो यहां पे हमारे पास में टोटल कितने नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं। ये चारों के चारों नोड्स आपस में बहुत ही पास पास प्रेजेंट हैं। क्योंकि ये बहुत पास में प्रेजेंट है इसीलिए हम बोलते हैं इनको कंडेंस्ड नोड्स। आपस में ये चिपके हुए हैं, कंडेंस्ड नोड्स। और टोटल कितनी नोड्स होती हैं यहाँ पे? 4 नोड्स होती हैं। और इन 4 नोड्स से फ्लावर के अलग अलग कंपोनेंट्स अराइज कर रहे होते हैं। अगर सबसे नीचे वाले नोड की बात करें, सबसे पीछा ये जो नोड लिखा है
यहाँ पे अराइज करता है फ्लावर का एक पार्ट कैलेक्स। तो ये वाला पार्ट जो है कैलेक्स। अगर इसके ऊपर वाले नोड की बात करें तो यहाँ पे ये रंग बिरंगे पेटल्स, जो फ्लावर का सबसे डिस्टिंक्ट पोर्शन होता है, जो उसको ब्यूटीफुल बनाने में काम करता है, विजुअली अपीलिंग बनाता है, वो उसका कोरोला, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं कोरोला। ऊपर के जो नोड है उस पर लगा हुआ है मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल पार्ट, स्टेमन। हम इन सबका स्ट्रक्चर एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके ऊपर वाले नोड है, यहाँ पर क्या लगे हुए, स्टेमन्स लगे होते हैं, और सारे स्टेमन को मिला करके इस गुच्छे को बोला जाता है एंड्रोइशियम। तो ये जो नया गुच्छा है इसको बोलेंगे एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है, यानी कि ये मेल गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है पिस्टिल, जो सबसे सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वो है पिस्टिल। पिस्टिल का एक और दूसरा नाम होता है, पिस्टिल के गुच्छे को हम बोलते हैं गाइनोइशियम, फीमेल पार्ट। ये जो गाइनोइशियम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल पार्ट को। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक फ्लावर के। अब इन फ्लावरल के डिफरेंट कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर और इनके जो फंक्शन है डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला कंपोनेंट यहां पर हमने क्या बताया, सबसे पहला कंपोनेंट है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस और कुछ नहीं है, एक ऐसी ब्रांच है या फिर एक ऐसी स्टेम है जिसके ऊपर में फ्लावर पैदा होता है। तो स्टेम और ब्रांच, स्टेम और इट्स ब्रांच ऑन विच फ्लावर इज बोर्न, फ्लावर इज बोर्न। मदर एक्सिस के बाद में दूसरा कंपोनेंट था पेडिसिल। पेडिसिल फ्लावर का इलोंगेटेड पोर्शन है, उसका स्टॉक है। स्टॉक यानी कि एक इलोंगेटेड लंबा सा पोर्शन जो किसी प्लांट स्ट्रक्चर को उसकी मेन बॉडी से कनेक्ट करता है। प्लांट की मेन बॉडी क्या है, ये वाली स्टेम, मदर एक्सिस, और इससे फ्लावर को कनेक्ट करने का काम ये पेडिसिल या फिर लंबी सी स्टॉक कर रही है। तो इसीलिए पेडिसिल क्या हो जाती है, फ्लावरल स्टॉक, फ्लावर की स्टॉक। और इसका काम होता है फ्लावर को ब्रांच से कनेक्ट करना, मदर एक्सिस से कनेक्ट करके रखना। जो पेडिसिल का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, टिप पोर्शन होता है, वो सोलन थैलेमस फॉर्म करता है। वो फूला हुआ रहता है, सोलन रहता है, और उसको हम बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल एक्चुअल में अपर सोलन पार्ट ऑफ पेडिसिल। अगर हम पेडिसिल की ही बात करें तो उसका जो सबसे अपर पोर्शन है सोलन रहता है, पार्ट ऑफ पेडिसिल। अब इस थैलेमस के ऊपर 4 अलग अलग नोड्स थे। उन नोड्स को हम यहाँ पर उनके नाम भी देने वाले हैं और उन पर क्या क्या कंपोनेंट्स लगता है वो समझने वाले हैं। एक रिसेप्टिकल बनाते हैं, यहाँ पर एक सोलन रिसेप्टिकल है और ये नीचे पेडिसिल है। इस सोलन रिसेप्टिकल के ऊपर 4 नोड्स थी। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है और ये चौथी नोड है। हम इसको नाम भी दे सकते हैं 1 2 3 4। अब इन नोड के ऊपर आपको मालूम होगा 2 नोड्स के बीच में जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो नोड तो 4 होती हैं, इंटर नोड कितनी हो जाएंगी टोटल, 3 इंटर नोड हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 4 नोड्स हैं, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और 4 नोड। तो नोड के जो बीच वाला रीजन है, एक ये रीजन हो जाएगा, एक ये रीजन हो जाएगा इंटर नोड, और एक ये रीजन हो जाएगा इंटर नोड। इंटर नोड्स यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 इंटर नोड्स हो जाएंगी। इन इंटर नोड्स का जो नाम है वो भी हमें याद रखना है। जो ये वाली इंटर नोड है इसका नाम होता है एंथोफोर, इसका नाम है एंथोफोर। एंथोफोर किसके बीच में होती है, एंथोफोर कैलेक्स और कोरोला। यहां पर कैलेक्स लगता है और यहां पे कोरोला लगता है। तो जो कोरोला और कैलेक्स के बीच में इंटर नोड लाई करता है उसको बोलते हैं एंथोफोर। नेक्स्ट आता है कोरोला और स्टेमन के बीच में, एंड्रोइशियम के बीच में। भाई थर्ड वाले नोड से क्या निकलता है, एंड्रोइशियम, मेल पार्ट। इनके बीच में जो
इंटरनोड प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एंड्रोफोर, एंड्रोफोर। और लास्ट होता है जो इस चौथे इंटरनोड और तीसरे इंटरनोड के बीच में है। इस वाले इंटरनोड पे क्या लगा होगा? पिस्टल। इस वाले इंटरनोड पे लगा होता है पिस्टल, लगा होता है यानी कि फीमेल पार्ट लगा होता है। तो ये जो लास्ट वाला इंटरनोड है इसका नाम है गाइनोफोर, गाइनोफोर। तो ये इनके नाम हमें याद रखने कि एक फ्लावर के अंदर में 4 नोड्स होते हैं और 3 इंटरनोड्स होते हैं। वो इंटरनोड्स कैसे होते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लिखें, एंथोफोर, एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर। सो ये हो गए फ्लावर के कंपोनेंट्स, जो थैलेमस होता है उसके नोड्स और इंटरनोड्स। अब इन चारों नोड्स पे 4 अलग अलग वर्ल्स लगे हुए हैं। वर्ल्स यानी कि गुच्छे लगे हुए हैं। उन गुच्छों के नाम क्या है? अगर हम फ्लोरल वर्ल्स की बात करें, फ्लोरल वर्ल्स एट 4 नोड्स, जो थैलेमस पर 4 नोड्स हैं, हर एक नोड पर एक अलग अलग वर्ल डेवलप करता है। वर्ल का मतलब होता है गुच्छा। जब कोई भी चीज बहुत ही ग्रुप में डेवलप करती है अपने, तो उस पूरे ग्रुप को बोला जाता है वर्ल या फिर गुच्छा। और वो गुच्छा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा। भाई अगर कोई गुच्छा है तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स बने होंगे, तो वो गुच्छा किस चीज से मिलकर के बना है वो भी हमें याद रखना है, उनका फंक्शन क्या है वो भी समझना है। पहले बात करते हैं बाहर से अंदर की तरफ, मतलब हम पहले नोड से बात करेंगे और अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ चौथे नोड की तरफ चलेंगे। जो सबसे पहला वर्ल होता है जो इस पहले नोड पर लगा होता है, दिस इज कैलेक्स। यहां पर क्या लगा हुआ है? कैलेक्स। कैलेक्स एक गुच्छे का नाम है। इस कैलेक्स नाम के गुच्छे में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो उस गुच्छे को बनाते हैं, वो किससे मिलकर के बनता है? सेपल्स से। तो कैलेक्स एक्चुअल में है क्या? वर्ल है ऑफ सेपल्स। बहुत सारे सेपल्स का जब गुच्छा बन जाता है तो उस पूरे गुच्छे को अपने सेपल्स कह करके बुलाते हैं। अगर हम सेपल्स की बात करें तो सेपल्स का फीचर होता है कि ये ग्रीन होते हैं। क्योंकि ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ग्रीन प्लस फोटोसिंथेटिक। इनका मेन फंक्शन होता है फ्लावर को इंसेक्ट्स से बचाना जब वो बर्ड स्टेज में है। जब फ्लावर एक बर्ड स्टेज में होता है, अभी अडल्ट या फिर मैच्योर ओपन स्टेज में नहीं प्रेजेंट है, तो उस यंग स्टेज में कोई इंसेक्ट आकर के फ्लावर को डैमेज ना कर दे, उसको फ्लोरल बर्ड स्टेज में बचाने का काम करता है कैलेक्स। तो कैलेक्स का जो रोल है वो है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर, टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज का हिंदी में हम कली स्टेज बोलते हैं, जब फ्लावर ऐसे हरे कलर के प्रोटेक्शन से कवर्ड रहता है, अभी ये ओपन या फिर मैच्योर स्टेज में नहीं प्रेजेंट है। सेकंड जो वर्ल है कैलेक्स के ऊपर में, दिस इज कोरोला। तो जो सेकंड वर्ल है दिस इज कोरोला। कोरोला भी एक गुच्छा है। अब कोरोला के अंदर में जो कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स से मिल करके ये गुच्छा बनता है कोरोला, उन कंपोनेंट्स का नाम है पेटल्स। तो ये बना होता है वर्ल ऑफ, ये गुच्छा है, किसका गुच्छा है? पेटल्स का। पेटल्स से मिलकर के बना होता है। अब अगर पेटल्स की बात करें तो पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के रंगीन पोर्शन होते हैं। जो दूर से आपको फ्लावर का पोर्शन दिखता है, फ्लावर येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है, पिंक कलर का दिखाई पड़ रहा है, रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो जितना भी फ्लावर का कलर आपको दिखाई पड़ता है, जो दूर से आपको विजुअली दिखाई पड़ता है, विजुअली अट्रैक्ट करता है, वो सारा काम होता है पेटल्स का। क्योंकि पेटल्स का साइज बड़ा बड़ा होता है, कलरफुल होता है, और इसका काम होता है दूर से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। अब प्लांट्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत प्लांट्स को क्यों पड़ेगी? ताकि पॉलिनेशन हो सके। भाई जब इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव करेगा, तो इंसेक्ट के साथ में प्लांट का पोलन ग्रेन भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पेटल्स जो होते हैं, दीज आर लार्ज एंड कलरफुल। ये लार्ज होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं, और कलरफुल होने की वजह से, बड़े बड़े होने की वजह से, दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। किसके लिए अट्रैक्टिव है? फॉर इंसेक्ट्स। हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, हम तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर एक्चुअल में उनको किसको अट्रैक्ट करना है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। क्यों अट्रैक्ट करना है? ताकि पॉलिनेशन हो सके, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक हो सके, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक हो पाए। तो कोरोला का काम है पॉलिनेशन में हेल्प करना, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचना। अब अगर ध्यान से देखो तो कैलेक्स की बात करें या फिर कोरोला की बात करें, ये दोनों ही
ना तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इनको एक्सेसरी वर्ल कहते हैं। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन रिप्रोडक्शन को हेल्प जरूर करते हैं। भाई जैसे पेटल इंसेक्ट को जब अट्रैक्ट करेगा, तो जब इंसेक्ट आएगा तभी तो रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड करेगा, पॉलिनेशन तभी तो हो पाएगा। जब कैलेक्स फ्लावर को बर्ड स्टेज में, यंग स्टेज में प्रोटेक्ट करेगा, तभी तो आगे चल करके वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। इसका मतलब भले से कैलेक्स और कोरोला डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डायरेक्ट गैमीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंश्योर करने में कुछ हेल्पिंग रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम कैलेक्स और कोरोला को बोलते हैं एसेसरी वर्ल या फिर हेल्पिंग वर्ल्स। तो चाहे हम कैलेक्स की बात करें, चाहे हम कोरोला की बात करें, दोनों को ही एक टर्म से बुलाया जाता है एसेसरी वर्ल। मतलब ये हेल्प करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, भले से डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट ना भी कर रहे हो। अब तीसरे वर्ल का नाम है मेल वर्ल। एंड्रोइशियम पार्ट, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रोइशियम। और ये एंड्रोइशियम एक गुच्छा है स्टेमन्स का। फ्लावर का जो मेल कंपोनेंट होता है वो होता है स्टेमन। बहुत सारे स्टेमन, जब उस स्टेमन का पूरा गुच्छा प्रेजेंट होता है फ्लावर में, तो पूरे को मिलाकर के बोला जाता है एंड्रोइशियम। तो जो तीसरा कंपोनेंट है फ्लावर का, दिस इज एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम एक गुच्छा है, वर्ल है ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मेल पार्ट एक्चुअल में होता क्या है? स्टेमन। तो गुच्छा है स्टेमन्स का, मेल पार्ट का। बहुत सारे स्टेमन का जब गुच्छा मिलता है तो वो मिलकर के एंड्रोइशियम का फॉर्मेशन करते हैं। इन स्टेमन का काम क्या है, या एंड्रोइशियम का काम क्या है? एंड्रोइशियम का काम है मेल गैमीट का फॉर्मेशन। जब आगे चलकर हम मेल गैमीट फॉर्मेशन समझाएंगे, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन में मेल गैमीट कैसे बनता है, वो सारी चीजें एंड्रोइशियम से रिलेटेड होती हैं। तो एंड्रोइशियम का मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। लास्ट वर्ल है गाइनोइशियम वर्ल, यानी कि फीमेल पार्ट। गाइनोइशियम एक वर्ल है, गुच्छा है, जिसमें सारे फीमेल जो कंपोनेंट्स हैं फ्लावर के वो इन्वॉल्व होते हैं। सो लास्ट वर्ल है गाइनोइशियम वर्ल। अगर हम गाइनोइशियम वर्ल की बात करें तो ये गुच्छा है, वर्ल है ऑफ पिस्टल। पिस्टल्स का एक और नाम होता है कार्पल। तो फ्लावर का एक कंपोनेंट होता है पिस्टल या कार्पल। जब उसके सारे पिस्टल और कार्पल का जो गुच्छा है, इस ग्रुप को बोलते हैं गाइनोइशियम। जैसे एंड्रोइशियम मेल पार्ट था, वैसे ही गाइनोइशियम फीमेल पार्ट है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। जैसे वो मेल गैमीट्स को फॉर्म करता है, वैसे ये फीमेल गैमीट्स को फॉर्म करने में हेल्प कर रही होती है। ये बात तक कर ली हमने फ्लावर के बेसिक फंक्शन की, बेसिक स्ट्रक्चर की। फ्लावर क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या फंक्शन होते हैं, वो समझ लिए। अब आप ध्यान से सोच के बताना, क्या कोई ऐसा प्लांट है जो जिंदगी में एक ही बार फ्लावर करता है? तो आपके दिमाग में आएगा कि बैम्बू। आपने सुना भी होगा कि जो बैम्बू प्लांट होता है वो अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरी बार में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जो अपनी जिंदगी में मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग करते हैं, तो उनको बोला जाता है, आपके दिमाग में आएगा मैंगो। भाई मैंगो हर साल फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग करने के बाद में हर साल फ्रूट बनाता है, मैंगो फ्रूट डेवलप करता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपनी जिंदगी में मल्टीपल टाइम्स फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसके बिहाफ पे कितनी बार फ्लावरिंग होती है एक पर्टिकुलर प्लांट की लाइफ साइकिल में, उसके बिहाफ पे हम फ्लावर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक। जैसा मोनोकार्पिक का नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे सिंगल टाइम फ्लावरिंग होगी, वन टाइम फ्लावरिंग होगी। और पॉली का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ये हो गया फ्लावरिंग के टाइम्स के बेसिस पे कितनी बार फ्लावरिंग होती है उसके बिहाफ पे हमने डिवाइड किया।
अब फ्लावर प्रोडक्शन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, भाई क्या फ्लावर पूरे साल प्लांट की बॉडी पर दिखाई देता है? जैसे अगर हम बात करें भाई प्लांट का जो पत्ता होता है, लीफ होता है, वो तो पूरे साल दिखाई पड़ता है, पत्ता लगभग पूरे साल होता है अगर वो पतझड़ की बात छोड़ दे तो। जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो भी पूरे साल रहता है। पर क्या फ्लावर एक प्लांट पर पूरे साल रहता है या एक स्पेसिफिक सीजन में डेवलप करता है? तो आप बोलेंगे कि भाई फ्लावर जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीजन में डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिव सीजन में डेवलप करता है, रिप्रोडक्शन करवाता है, फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन कराता है, फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन कराता है, और उसके बाद फ्लावर का काम खत्म हो जाता है। फ्लावर उसके बाद अगली साल आता है। अगर हम पॉलीकार्पिक की बात कर रहे हैं तो मतलब फ्लावर पूरे साल, पूरे लाइफ टाइम प्लांट बॉडी पर दिखाई नहीं पड़ता, कुछ स्पेसिफिक टाइम आता है, साल का कोई ऐसा स्पेसिफिक पीरियड आता है जिसमें वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर प्लांट। इससे आपको ये याद रखना है कि भाई फ्लावरिंग जो है ना वो एनवायरमेंट डिपेंडेंट है। एनवायरमेंट में भी एक पर्टिकुलर क्लू होता है, फोटो पीरियड लेंथ, डे और नाइट की रिलेटिव लेंथ कितनी है उसको बोलते हैं फोटो पीरियड लेंथ। फ्लावर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, जो फ्लावर प्रोडक्शन है वो हाईली डिपेंडेंट होता है फोटो पीरियड लेंथ के ऊपर। फोटो पीरियड लेंथ के ऊपर, फोटो पीरियड लेंथ का मतलब होता है डे और नाइट का रिलेटिव लेंथ। डे का कितना टाइम पीरियड है और नाइट का कितना टाइम पीरियड है, उसके रिलेटिव लेंथ को बोलते हैं फोटो पीरियड। जब एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड एक पर्टिकुलर साल के एक पर्टिकुलर सीजन में आता है तो उसके बेसिस पे प्लांट्स के अंदर में हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी, पहले क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस उस प्लांट में स्टार्ट हो जाएंगे। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक छोटी सी फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप होगी, एक छोटी सी फ्लोरल प्राइमोडियम या फिर फ्लोरल आउटग्रोथ डेवलप होगी, जो आगे चल करके एक फ्लावर की फॉर्म में मैच्योर होगी। तो इसको हम बोले, मान लो हमारे पास में ये एक मदर एक्सिस है। जब इस मदर एक्सिस पे प्रॉपर फोटो पीरियड लेंथ पड़ती है, जब इस मदर एक्सिस पे एक प्रॉपर फोटो पीरियड लेंथ पड़ती है, तो इस प्लांट के अंदर में मदर एक्सिस में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर में क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस। और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस मदर एक्सिस, इस ब्रांच के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, छोटा सा एक्सटेंशन डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लावरल इनिशियल, फ्लोरल प्राइमोडियम, मतलब ऐसा एक आउटग्रोथ जो आगे चल के फ्लावर बनाएगा, या फिर फ्लोरल इनिशियल। ये आउटग्रोथ क्या कहलाती है, फ्लोरल इनिशियल। किसकी वजह से आई है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। पहले फोटो पीरियड आया, फोटो पीरियड की वजह से हार्मोनल चेंजेस हुए, हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप हुआ, और यही फ्लोरल प्राइमोडियम आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें मैच्योर हो जाता है, एक प्रॉपर फ्लावर में मैच्योर हो जाता है। तो ये आगे चल करके एक प्रॉपर फ्लावर में मैच्योर हो जाता है, जो फोर्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से जो फ्लावरिंग होती है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, फोटो पीरियड पे डिपेंड करती है। फोटो पीरियड उसका हार्मोनल चेंजेस, और हार्मोनल चेंजेस से फ्लोरल प्राइमोडियम, और फ्लोरल प्राइमोडियम से नॉर्मल फ्लावर डेवलप हो जाता है। यहां पे हमने फ्लावर के बारे में सारी रिलेशन, जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे सारे कवर कर लिए। अब हमें चलना है फ्लावर से आगे के टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक पर। भाई एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेप्स में होता है, और उन स्टेप्स में फ्लावर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे समझनी है। देखो, किसी भी प्लांट के अंदर में अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं तो उस प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। उस प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 स्टेप में डिवाइड करने वाले हैं। वो 3 स्टेप हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है उससे पहले। भाई गैमीट्स के फ्यूजन को, जाइगोट फॉर्मेशन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जितने भी इवेंट्स, जितने भी चीजें फर्टिलाइजेशन से पहले हुई हैं, उन सबको मिलाकर के बोला जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद में आएगा फर्टिलाइजेशन, जहां पर एक्चुअल में मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनाने वाला है, उस एम्ब्रियो के ऊपर में सीड बनता है, और सीड के ऊपर में फ्रूट बनता है। ठीक है,
इन सारे प्रोसेस को जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो अगर हमें प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ना हो तो प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं गैमीट का फॉर्मेशन। भाई पहले तो गैमीट फ्यूज होने से पहले क्या होगा? गैमीट फॉर्म होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन आएगा। और दूसरा आता है गैमीट का ट्रांसफर। मेल और फीमेल गैमीट्स पास पास आएंगे तभी तो आपस में फ्यूज कर पाएंगे, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसमें हम आगे चल करके मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है फीमेल बॉडी तक, जिस प्रोसेस को पॉलिनेशन बुलाते हैं। तो गैमीट ट्रांसफर को आप एक और नाम दे सकते हो, पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा? मेल और फीमेल गैमीट पास पास आ गए, पास पास आने की वजह से वो फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने की को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है कि हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और यही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो में डेवलप होगा। लेकिन एक बार जब जाइगोट बन गया तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, एम्ब्रियो फॉर्मेशन किसके भी अंदर होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रियो के ऊपर में सीड फॉर्मेशन होता है, वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। और फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा। तो अगर इनको स्टेप्स में लिखा जाए 5 और 6, तो ये कुछ स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो इसी को हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं। अब आप ध्यान से समझना भाई, अगर हम फ्लावर के नेचर को समझते हैं, पूरी लाइफ को समझते हैं, तो हमारे पास में पहले प्लांट के ऊपर एक फ्लावर डेवलप करता है, मैच्योर करता है एक फ्लावर। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जहां पर फ्लावर लगा था वहां पे फ्लावर हट करके एक फ्रूट डेवलप कर जाता है। फ्लावर जो होता है वो आगे चल करके किस में डेवलप हो जाता है? फ्रूट में डेवलप हो जाता है। सो उसी जगह पर मदर एक्सिस पे एक फ्रूट डेवलप हो जाएगा। ये हम इसको गोल्स से बना लेते हैं, ये इट इज अ फ्रूट। इस फ्रूट के अंदर में सीड प्रेजेंट होंगे, ये जो येलो कलर से हमने बनाया दीज आर सीड। और इन सीड के अंदर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है एम्ब्रियो। तो इनके अंदर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है एम्ब्रियो। हमें तो खैर एम्ब्रियो और सीड प्रॉपरली डायरेक्टली नहीं दिखाई देंगे, हमें क्या दिखाई पड़ता है? फ्रूट। जब आप फ्रूट को काटोगे तो सीड दिखाई पड़ेगा, और सीड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने से एम्ब्रियो दिखाई पड़ता है। जब हम इस एम्ब्रियो को या फिर इस सीड को आगे जाकर के सॉइल में डाल देते हैं, सॉइल में जाकर के उसको पुट कर देते हैं और उस पर पानी डालते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो यही सीड आगे चल करके इसके अंदर में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है, और एम्ब्रियो डेवलप करने से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम इस सीड को या फिर एम्ब्रियो को जमीन में लगा दें तो यहां से एक न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो जाएगा, नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना यहां पे कि हमारे पास एक फ्लावर आया और उस फ्लावर ने फ्रूट बनाया, एम्ब्रियो बनाया, और उसी एम्ब्रियो के जर्मिनेशन से नया प्लांट बनता है। इसीलिए फ्लावर को अगर हम बायोलॉजिस्ट की नजर से देखें, अगर हम फ्लावर को एज अ बायोलॉजिस्ट की नजर से देखें, तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर जो है दे आर एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। जो फ्लावर है बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर morphological and embryological marvels। लॉजिकल मार्वल्स, मार्वल्स का मतलब होता है नमूना, एक आश्चर्य करने वाला नमूना, नेचर का एक आश्चर्य चमत्कार है एक तरह का, कि हमारे पास एक फ्लावर लगता है जो बहुत सुंदर है देखने में, और कुछ दिन बाद वही चल करके एम्ब्रियो बना देता है, वही एम्ब्रियो आगे चल करके नई जनरेशन क्रिएट कर देता है। इसीलिए दीज आर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल प्लस एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। अब एक एक करके हम समझने वाले हैं जितने भी ये स्टेप्स हैं। आपको ध्यान रखना है ये हर एक स्टेप डिटेल में स्टडी करना है हमको, और तभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चैप्टर आगे काफी सारा बाकी है। स्टार्ट हम करेंगे गैमीट फॉर्मेशन से, मेल गैमीट फॉर्मेशन प्लस फीमेल गैमीट फॉर्मेशन। तो यहां पे इस वीडियो के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ मेल गैमीट फॉर्मेशन को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फीमेल गैमीट फॉर्मेशन, फिर पॉलिनेशन, और फिर आगे के इसी तरह के स्टेप्स, बिल्कुल यही स्टेप 1 2 3 4 5 6 यही स्टेप्स हम आगे फॉलो करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं मेल गैमीट फॉर्मेशन से, उसके बाद में फीमेल गैमीट फॉर्मेशन अगले वीडियो में। मेल गैमीट फॉर्मेशन,
अब मेल गैमीट फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको हम दो टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो माइक्रोस्पोर बनाना पड़ेगा। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर, और फिर वो मेल स्पोर आगे चल करके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। तो जो पहला स्टेप है माइक्रोस्पोर बनाना, मेल स्पोर बनाना, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमीट बनाना, जिसको बोलते हैं माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। स्टार्ट करेंगे माइक्रोजेनेसिस से, फिर उसके बाद माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें जो मेल पार्ट है एंड्रोइशम, एंड्रोइशम किससे मिलकर के बना है? स्टेमन से। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर तो हमें पता हो कि भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टेमन के अंदर कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, माइक्रोगैमिटोजेनेसिस स्टेमन के अंदर कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले हमें एक स्टेमन का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। स्टेमन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक होता है उसका स्टॉक, उसका इलोंगेटेड पोर्शन जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, जो उसको अटैच करके रखता है थैलेमस से, और दूसरा फिलामेंट के टिप पर एक बल्बस स्ट्रक्चर, एक सोलन स्ट्रक्चर एंथर, जो फिलामेंट के टिप पर प्रेजेंट होता है। तो पहले इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये एक फिलामेंट है, स्टेमन का स्टॉक, फिलामेंट। अब इस फिलामेंट के पास में दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट है जो इसका प्रोक्सिमल एंड है, ये वाला कौन सा एंड है? प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो फ्लावर की तरफ, थैलेमस की तरफ, ये किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा होगा थैलेमस से। या फिर कई बार कुछ प्लांट्स में ये थैलेमस से डायरेक्टली ना जुड़ करके ये पेटल के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसको हम एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से कवर किया था। तो ज्यादातर ये थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, या फिर कई बार एपीपेटलस कंडीशन वाले फ्लावर्स में पेटल्स के साथ भी फ्यूज कर सकता है। ये हो गया इसका प्रोक्सिमल एंड। ये जो दूसरा वाला एंड है दिस इज डिस्टल एंड। ये जो टिप वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज डिस्टल एंड। ये डिस्टल एंड जुड़ा होता है एंथर से, जो कि एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ऐसे दो लोब्स के मिलकर के एंथर बना होता है। ये बाइलोब्ड, ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब है। इन दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करता है एक टिश्यू जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू दोनों लोब्स को आपस में ज्वाइन करता ही है, पर जो जाइलम और फ्लोएम फिलामेंट के थ्रू बीच से आ रहे थे, भाई यहां पर जाइलम भी होगा और यहां पे फ्लोएम भी होगा। तो जाइलम और फ्लोएम पानी और खाना कहां से ट्रांसपोर्ट करेंगे? फिलामेंट से ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिलामेंट से होते हुए इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जो एंथर में पानी और खाने को पहुंचाने का काम करते हैं। तो नीचे से पानी और खाना आता है और इस एंथर तक खाने और पानी को पहुंचाने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। अब इन दोनों लोब्स की बात करें, जो हमने एंथर के दो लोब्स बनाए हैं, इन दोनों लोब्स के बिल्कुल बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, मतलब एक लंबा सा गड्ढा प्रेजेंट होता है, जो इलोंगेटेड फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। इस ग्रूव का नाम होता है लाइन ऑफ डिहेसेंस या फिर स्टोमियम, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। हर लोब के पास में, इसके पास अपनी लाइन ऑफ डिहेसेंस है और इसके पास में अपनी लाइन ऑफ डिहेसेंस है। ये वर्टिकली प्रेजेंट होती है, इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है एंथर के एक पर्टिकुलर लोब में। ये पूरा हो गया हमारे पास स्टेमन का डायग्राम। अब स्टेमन का ये जो डायग्राम है, इसके अंदर में अभी हमें सिर्फ लोब्स दिखाई पड़ रहे हैं। हमने उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स समझ लिया, फिलामेंट है और एक एंथर है। लेकिन अगर हमें मेल गैमीट फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो उसके अंदर में एंथर के अंदर ये सारी चीजें चलने वाली हैं। तो ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऊपर रखा हुआ है, इसी एंथर के अंदर में स्पोरोजेनेसिस चलेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मतलब हमें अब डिटेल में इस एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसके लिए पहले हम इस एंथर का एक 3D मॉडल पढ़ते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल सेक्शन पढ़ते हैं।
जब इसको हाफ कट कर दिया जाएगा, पूरे एंथर को जब हम हाफ कट कर देंगे और 3D में उसको स्टडी करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। 3D में उसको स्टडी करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये फिलामेंट है और ये हमारा आधा कटा हुआ एंथर है। हमने ऊपर से इसको कट कर दिया, हाफ पोर्शन ये स्टडी कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट लोब्स हैं, ये लोब 1 और ये लोब 2। दोनों लोब्स के बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू पास होता है जाइलम और फ्लोएम, जैसा हमने बताया था, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन लोब्स के अंदर में कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, चेंबर प्रेजेंट होते हैं, खाली जगह प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक कह करके बुलाते हैं। यहाँ पर कुछ चेंबर होते हैं, कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती हैं, जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम बुलाया जाता है। हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, एक ये माइक्रोस्पोरेंजियम और एक ये माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर भी 2 होंगे, एक ये माइक्रोस्पोरेंजियम और एक ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर ध्यान से देखो तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ना, ये कैविटीज हैं, खाली जगह हैं, और ये लंबे पोर्शन में वर्टिकली प्रेजेंट है। ये इलोंगेटेड फॉर्म में वर्टिकली एंथर के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। इलोंगेटेड कैविटीज, वर्टिकल कैविटीज, माइक्रोस्पोरेंजियम। यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल करके जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनको हम पोलन सैक बुलाएंगे, लेकिन अभी ये इमैच्योर कंडीशन में है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक कहकर बुलाया जाता है। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4। 2 इस लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम है और 2 इस लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो टोटल एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इसीलिए हम एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन वाला बोलते हैं। एक एंथर में टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी वजह से एक एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट कह करके बुलाया जाता है। स्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये यंग कंडीशन की बात कर रहे हैं भाई। ये जो हमने कंडीशन बताई है ना, ये क्या है? यंग स्टेज में। क्योंकि जब हम मैच्योर एंथर की बात करेंगे, जब डिहेसेंस की बात करेंगे, जब वो रप्चर होने वाला होगा, तो उस टाइम पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। वो भी आगे बात करेंगे, जब हम डिहेसेंस तक टॉपिक पर पहुंचेंगे तो वहां पे उसकी बात करेंगे। क्योंकि डिहेसेंस के टाइम पर ये दोनों चेंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे? एक सिंगल चेंबर का। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इधर वाले चेंबर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब मैच्योर एंथर की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ 2 चेंबर दिखाई पड़ेंगे 3-4 की जगह। इसीलिए एंथर का एक और नाम होता है डाइथिकस। डाइथिकस कि यहां पे मैच्योर कंडीशन में सिर्फ 2 ही चेंबर दिखेंगे, भले से यंग स्टेज में वो टेट्रास्पोरेंजिएट फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। दोनों ही ठीक है ना। तो आगे चल करके जब हम मैच्योर कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पे अलग से समझने वाले हैं। ये हो गया 3D सेक्शन ऑफ यंग एंथर। अब हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। भाई 3D सेक्शन में हमें ये तो पता लग गया कि उसके अंदर में कंपोनेंट्स कितने हैं, लेकिन अभी तक हमें इसके सेल्यूलर लेयर्स की बात नहीं की हमने। हमें तो एनाटॉमिक सेल्यूलर लेयर्स की बात करनी है। कितने तरह के सेल यहाँ पर प्रेजेंट है एंथर में और हर एक सेल का काम क्या है, तो वो तो तब पता चलेगा जब हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसवर्स यानी एक परपेंडिकुलर सेक्शन जिसमें सेल्यूलर अरेंजमेंट भी देखेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा। तो अब हमें 3D सेक्शन के बाद में एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन समझना है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यहां पर भी दिखाई पड़ता है। ये इसको मिटा देते हैं। सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है तो हम थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंथर। बीच में प्रेजेंट है ये कनेक्टिव टिश्यू जो दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है, और यहां पे जाइलम और फ्लोएम। ये लोब नंबर 1 है पूरा और ये लोब नंबर 2।
अब इस लोब्स के ऊपर में कितने सेल होते हैं, कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। देखो अगर हम सेल्यूलर लेयर की बात करें, सबसे बाहर एक सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस। एंथर के सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो लिविंग सेल की लेयर बनी होती है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, इसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन दे रही होती है। हम एक साइड का पूरा सेल्यूलर लेयर बनाएंगे, दूसरी साइड बिल्कुल उसका मिरर इमेज है, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक साइड की इमेज हम यहाँ पर सेल्यूलर अरेंजमेंट कंप्लीट बनाएंगे। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो सेल है उसका नाम है, इलोंगेटेड सेल होती है वो, इस तरह की इलोंगेटेड सेल। एक सिंगल सेल लेयर, एंडोथीशियम लेयर, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर है वो एक सिंगल सेल लेयर होती है इलोंगेटेड सेल्स की, और इस सेल लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, ये इस तरफ भी कंटिन्यूअस रहेगी, हमने एक साइड का बनाया है, दूसरे साइड उसका बिल्कुल सेम है। जो सेकंड लेयर है दिस इज एंडोथीशियम। लेबल करते हैं इसको एपिडर्मिस, और ये वाली लेयर है इलोंगेटेड सेल से बनी हुई एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड हैं, और इलोंगेटेड होने के साथ में इनके सेल वॉल के अंदर कुछ स्पेशल डिपोजिशन देखने को मिलता है। अगर हम इनके रेडियल वॉल की बात करें, जो इनका रेडियल वॉल है, यहाँ पर कैलोज डिपोजिशन, कैलोज के बैंड डिपोजिट रहते हैं, यहाँ पर कैलोज के बैंड डिपोजिट रहते हैं। इसको इस तरह से डिपॉजिट बना देते हैं। ये कैलोज के बैंड है जो इनके रेडियल वॉल में प्रेजेंट है। हर एक कैलोज एंडोथीशियल सेल के पास में इस तरह के कैलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं। डिहेसेंस में, एंथर की रप्चर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये यहां पर भी इसी तरह से प्रेजेंट होंगे। एक गलती यहाँ पे की हमने, एक जगह से इसको एब्सेंट करना था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हमने जो डिप्रेशन वाली लाइन थी स्टोमियम, वहां पर इसको डिपॉजिट नहीं किया है जानबूझ के, डेलिबरेटली। उसका रीजन है वो आगे हम जब इसका डायग्राम खत्म होगा तब समझाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैलोज के बैंड हैं जो एंडोथीशियम की रेडियल वॉल्स पर प्रेजेंट है। कैलोज बैंड्स। कैलोज बैंड के अलावा एक और डिपोजिशन एंडोथीशियम सेल के अंदर दिखाई पड़ती है, इनकी इनर टेंजेंशियल वॉल। जो ये वाली टेंजेंशियल वॉल है उसमें भी अंदर की तरफ वाली जो टेंजेंशियल वॉल है, इनर टेंजेंशियल वॉल, वहां पर एक और डिपोजिशन मिलता है जिसका नाम है अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। इस तरह के अल्फा सेल्यूलोज फाइबर इनके इनर वॉल के अंदर डिपॉजिट रहते हैं। इनर टेंजेंशियल वॉल, ये जो टेंजेंशियल वॉल है इसके इनर साइड पे ये इस तरह के अल्फा सेल्यूलोज फाइबर डिपॉजिट रहेंगे। हमने फिर से यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे नहीं बनाना था, इसका रीजन है वो हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यहां पर ये प्रेजेंट है। अब ध्यान से एक चीज को नोटिस करना, ये जो डिप्रेशन है
जो कि इलोंगेटेड लाइन है, लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन में वो सिर्फ एक पॉइंट की तरह एक्सप्रेस हो रहा है। इस डिप्रेशन को हमने बोला था स्टोमियम। ये वो साइट है जहां से एंथर रप्चर होगा। आगे चलकर जब ये मैच्योर होगा, जब इसको रप्चर होने का टाइम आएगा, डिहेसेंस होने का टाइम आएगा, तो वो इन्हीं रीजन से, इन्हीं स्टोमियम से आगे चलकर डिहेसेंस होने वाला है। क्योंकि इसको इसी रीजन से डिहेसेंस होना है, तो यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा डिपोजिशन देखो यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अगर यहां पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती तो उसको रप्चर होने में प्रॉब्लम आती, या फिर रप्चर होना उतना ईजी नहीं होता। इसीलिए स्टोमियम या फिर लाइन ऑफ डिहेसेंस में कोई भी अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स या फिर कैलोज बैंड दोनों एब्सेंट होते हैं। ये जो एंडोथीशियम लेयर का काम है, एंडोथीशियम लेयर एक तो प्रोटेक्शन देती है एंथर को, प्रोटेक्शन के साथ में डिहेसेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि ये जो कैलोज और अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स हैं, जो यहां पे हमने हरे कलर से अल्फा सेल्यूलोज फाइबर बनाए हैं, और कैलोज बैंड, ये दोनों ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। चाहे हम कैलोज बैंड की बात करें या फिर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की बात करें, ये दोनों कैसे नेचर के हैं? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जब इनकी वाटर कंडीशन, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या वाटर को लूज करते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर शेप चेंज हो जाता है। और जब स्ट्रक्चर शेप चेंज होने की वजह से ये एंथर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। और सबसे वीक साइड कौन सी है एंथर की? ये स्टोमियम, क्योंकि यहां पर कोई भी फाइबर डिपोजिशन नहीं है। तो जब भी रप्चर का टाइम आएगा तो वो इसी स्टोमियम से आगे चल करके एंथर रप्चर हो जाता है, उसका डिहेसेंस हो जाता है। सो इसीलिए एंडोथीशियम को मेन लेयर माना जाता है जो डिहेसेंस में हेल्प करती है। तो सबसे मेन अगर डिहेसेंस में किसी का रोल है तो वो है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर की साइड पे सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है, जो मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जिनको मिडिल लेयर्स कह करके बुलाया जाता है। सो एंडोथीशियम के जस्ट बीनीथ के अंदर की तरफ प्रेजेंट है मिडिल लेयर्स, यहां पे प्रेजेंट है मिडिल लेयर सेल्स। ये मल्टीपल लेयर्स, कई सारी लेयर्स की फॉर्म में ये सेल प्रेजेंट होते हैं। ये वाली लेयर है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का काम होता है न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करना टेपिटम को। जो अभी हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे मिडिल लेयर के अंदर की तरफ, वो होगा टेपिटम। तो मिडिल लेयर अपने आप को डाइजेस्ट कर लेती है, उसका डिग्रेडेशन होता है जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, और वो डिग्रेड होकर के जितना भी न्यूट्रिशन उसके पास में प्रेजेंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट सोर्स प्रेजेंट है, वो टेपिटम को पास कर देगी। और टेपिटम उन न्यूट्रिशन सोर्स को एंथर को पास, पोलन ग्रेन को पास कर देगा, जो पोलन ग्रेन अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। तो मिडिल लेयर्स हो गया। मिडिल लेयर के अंदर की तरफ जो सेल लेयर प्रेजेंट है, लास्ट सेल लेयर, सबसे अंदर वाली सेल लेयर, इसको बोलते हैं टेपिटम। सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पोलन ग्रेन के न्यूट्रिशन के लिए। पोलन ग्रेन का जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो डायरेक्टली टेपिटम के कंट्रोल में होता है। तो ये जो लेयर है, सिंगल सेल लेयर हमने यहाँ पे बनाई है, दिस इज टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर का काम होता है एंड पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देना, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो यहाँ पे अंदर की तरफ पोलन चेम्बर में डेवलप करेंगे। और ये जो हमारे पास में चेम्बर प्रेजेंट है, दिस इज पोलन सैक, पोलन चेम्बर, या फिर यंग स्टेज में इसी को माइक्रोस्पोरेंजियम कह करके बुलाते हैं। टेपिटम की कुछ खास बातें होती हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइड कंडीशन शो करता है। इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और हर न्यूक्लियस के अंदर में जो जीनोम सेट है वो 2 जीनोम सेट डिप्लॉइड कंडीशन से ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये पॉलीप्लॉइड कंडीशन को भी शो कर रहे होते हैं। और हर एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये पूरा एक लेयर स्ट्रक्चर है, सेल्यूलर अरेंजमेंट है किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर। सेम अरेंजमेंट यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। अगर हम इसको नॉर्मली बना लें, ये मिडिल लेयर्स हमने बना लिए, ये मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर प्रेजेंट है। अब ये दोनों पोलन चेम्बर या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में एक स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्टेराइल टिश्यू। ये पैरेनकाइमा से बना हुआ, ग्रीन कलर से जो हम बना रहे हैं, दिस इज स्टेराइल टिश्यू। ये आगे चल करके ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाता है, लेकिन अभी
यंग स्टेज में ये प्रेजेंट रहता है। अब एक एक करके इन सारी लेयर्स जो माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक को कवर करके रखी हुई हैं, उन लेयर्स का एक एक करके काम समझते हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है ये सबसे बाहर वाली लेयर और एक सिंगल सेल लेयर, एक सिंगल सेल की लेयर होती है जो पूरे एंथर को कवर करके रखती है। इट इज अ सिंगल सेल लेयर, और वो भी आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ये एंडोथीशियम कुछ यूनिक टाइप की लेयर होती है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। यहां पर जो सेल प्रेजेंट है वो इलोंगेटेड सेल होते हैं। यहाँ पे लंबे लंबे सेल यहाँ पे अगर यहाँ पे बनाए हो तो इलोंगेटेड सेल आप देख सकते हैं, और उसकी एक कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है। सो दीज आर इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड होने के साथ में इनकी जो सेल वॉल हैं उनके ऊपर कुछ स्पेशल डिपोजिशन मिलती हैं। रेडियल वॉल्स के ऊपर में कैलोस बैंड के डिपोजिशन मिलते हैं, और जो इनर टेंजेंशियल वॉल है, अंदर की तरफ जो टेंजेंशियल वॉल है, वहां पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन मिलता है। ये दोनों ही हाइग्रोस्कोपिक पॉलीमर है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो अगर इलोंगेटेड सेल की रेडियल वॉल की बात करें तो उसकी रेडियल वॉल पे हमें डिपोजिशन मिलेगा कैलोस बैंड का, कैलोस बैंड्स का। अगर इन्हीं इलोंगेटेड सेल्स की इनर टेंजेंशियल वॉल की बात करें, जो अंदर की तरफ टेंजेंशियल वॉल है उसकी बात करें, तो वहां पे अल्फा सेल्यूलोज फाइबर डिपॉजिट रहते हैं। अल्फा सेल्यूलोज के फाइबर वहां पे डिपॉजिट दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों ही चीजें, चाहे हम कैलोस बैंड की बात करें चाहे हम अल्फा सेल्यूलोज की बात करें, ये दोनों ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला नेचर, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना शेप चेंज करते हैं। जब ये अपना शेप चेंज करते हैं, अपने आप को स्वेल करते हैं, तो बाकी एरियाज पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने की वजह से जहां पे सबसे वीक लेयर होती है स्ट्रोमियम वाली साइड पे, यहां से एंथर रप्चर हो जाता है। इसका मतलब एंडोथीशियम का मेन काम है एंथर की रप्चरिंग या फिर एंथर के डिहेसेंस को कंट्रोल करना। एंथर का डिहेसेंस मतलब एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद में सारे पोलन ग्रेन्स, जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स है, वो उससे बाहर निकल करके मूव करते हैं। तो एंथर के डिहेसेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एंडोथीशियम लेयर का। नेक्स्ट लेयर है थर्ड लेयर, मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर, ये जो मिडिल लेयर है ये मल्टीपल लेयर की सेल की एक लेयर्स बनी होती है, मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बीनीथ द एंडोथीशियम। मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बीनीथ द एंडोथीशियम। इन मिडिल लेयर्स का काम होता है कि ये लगातार जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, मिडिल लेयर्स की सेल डीजनरेट होती रहेंगी। डीजनरेट होने के बाद में जो उनका न्यूट्रिशन है वो उसको पास ऑन कर देंगे टेपिटम को, और टेपिटम उनको डायरेक्टली पास ऑन कर देगा पोलन ग्रेन्स को। तो जो मिडिल लेयर्स की सेल्स है ये लगातार डीजनरेट होती रहती हैं, लगातार डीजनरेट होती हैं, और जितना भी न्यूट्रिशन बचता है वो ट्रांसफर कर देते हैं टेपिटम के सेल को। टेपिटम का सेल उन न्यूट्रिशन को पास ऑन कर देगा पोलन ग्रेन्स को। तो इनडायरेक्टली मिडिल लेयर्स पोलन ग्रेन के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन जो देते हैं वो पहले टेपिटम को देते हैं, फिर टेपिटम से पोलन ग्रेन तक वो न्यूट्रिशन पहुंचा दिया जाता है। लास्ट लेयर है मिडिल टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है, पोलन ग्रेन्स के डायरेक्ट न्यूट्रिशन को कंट्रोल करती है, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम नहीं है इसका, बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम जो पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड होंगे, उनके सिक्रीशन में भी टेपिटम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहला तो टेपिटम न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है, ये मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन उठाती है और किसको ट्रांसफर कर देती है, पोलन ग्रेन्स को। एक बार जब मिडिल लेयर्स डिसॉल्व हो जाती है पूरी तरह से, तो टेपिटम लेयर अपने आप को डिसॉल्व करना स्टार्ट करती है, और जो न्यूट्रिशन बचता है वो किसको ट्रांसफर कर देती है, पोलन ग्रेन्स को।
मतलब पहले मिडिल लेयर्स पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में टेपिटम भी पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो दोनों लेयर्स जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, मिडिल लेयर और टेपिटम खत्म होती जाती हैं, डिसॉल्व होती जाती हैं। तो ये न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डायरेक्टली पोलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। लेकिन न्यूट्रिशन के अलावा इसका काम होता है सिक्रीशन करना। बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, चीजें होती हैं जिनको सिक्रीट करने का काम कर रहा होता है, जिसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखने वो है सबसे पहला कैलेज एंजाइम। पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो पोलन ग्रेन्स को एक दूसरे से अलग करता है, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम के बाद में स्पोरोपोलेनिन, पोलन ग्रेन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है एक्साइन लेयर, वो एक हार्ड मटेरियल, हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलेनिन की बनी है, और उस स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन भी टेपिटम लेयर ही करती है। अब ये जो टेपिटम लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन को यूबिस्ट बॉडीज की फॉर्म में सिक्रेट करती है, कुछ छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में सिक्रेट करती है, जो एक दूसरे से चिपक करके पूरी कॉन्टिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं, स्पोरोपोलेनिन लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में वो छोटी छोटी बॉडीज या फिर यूबिस्ट बॉडीज की फॉर्म में सिक्रेट करते हैं। स्पोरोपोलेनिन के अलावा पोलन किट का सिक्रेशन होता है। पोलन किट, जब पोलन डेवलपमेंट समझेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे बाहर वाली स्टिकी लेयर होती है। तो न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन बहुत सारी चीजों का सिक्रेशन भी कर रहा होता है। अगर इतनी सारी चीजों का सिक्रेशन करना है, मतलब उसके अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस काफी फास्ट होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस का रेट काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर इतना हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इतनी सारी चीजों को एक साथ सिक्रीट करना है उसको, तो टेपिटम की जो सेल हैं उनके अंदर हाई डीएनए कंटेंट होना चाहिए। भाई अगर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ज्यादा एमआरएनए होना चाहिए, और ज्यादा एमआरएनए के लिए ज्यादा डीएनए कंटेंट होना चाहिए। तो टेपिटम ने अपने अंदर क्या किया है, प्रोटीन सिंथेसिस को फास्ट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को और ज्यादा तेज करने के लिए, टेपिटम की जो सेल होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करती हैं, मतलब एक सेल के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन हर एक न्यूक्लियस के अंदर में जो जीनोम सेट मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएट होने के साथ में जो हर एक न्यूक्लियस के अंदर में जीनोम सेट मिलेगा वो पॉलीप्लॉइड कंडीशन शो करेगा। देखो हमारा नॉर्मल सेल का जीनोम सेट क्या होता है, डिप्लॉइड 2n, लेकिन जो पॉलीप्लॉइड सेल होती है उसमें जीनोम सेट 2 कॉपीज से ज्यादा प्रेजेंट होता है, 3 कॉपीज, 4 कॉपीज, 5 कॉपीज। तो जो टेपिटम की सेल हैं वो भी पॉलीप्लॉइड कंडीशन को शो कर रहे होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन शो करती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और पॉलीप्लॉइड कंडीशन, दोनों को ये शो कर रहे होते हैं। इससे फायदा होता है इन दोनों कंडीशन से कि इनका जो डीएनए कंटेंट है ओवरऑल वो इंक्रीज हो जाता है। जब डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो गया तो आरएनए कंटेंट इंक्रीज होगा, और आरएनए कंटेंट इंक्रीज होगा तो जो प्रोटीन इसको सिंथेसाइज करना है, जो मटेरियल सिंथेसाइज करना है, सिक्रीट करना है, वो ज्यादा बनेगा उनके अंदर में। तो ये असर्शन रीजन की फॉर्म में एक क्वेश्चन आया था 2023 नीट के अंदर, तो ये आपको याद रखना है आपसे। ये बन गया हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक है, उनके डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें हमने समझ ली। ये हमने एक यंग एंथर की बात की है, यंग स्टेज में जब एंथर है तो उसकी बात की है। लेकिन जब वो मैच्योर होता है तो मैच्योर होते टाइम उसको रप्चर होना है। अभी हमने बताया कि भाई एक यंग एंथर के अंदर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4। 2 माइक्रोस्पोरेंजियम जो सेम लोब के हैं, ये हमारे पास में 2 लोब हैं, और इस सेम लोब के बीच में जो सेल प्रेजेंट है दे आर स्टेराइल टिश्यू। ये कौन से सेल हैं, दीज आर स्टेराइल सेल, स्टेराइल टिश्यू। और हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें 4 अलग अलग लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट है। उन 4 में से 2 डीजनरेट हो जाती हैं। कौन सी डीजनरेट हो जाती है, मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाती है, और टेपिटम। ये दोनों अपने आप को डीजनरेट करके जितना भी न्यूट्रिशन है वो ट्रांसफर कर देती हैं पोलन ग्रेन्स को, ताकि पोलन ग्रेन्स का प्रॉपर मैच्योरेशन हो पाए। मतलब जब यंग स्टेज में हम देखते हैं तो मिडिल लेयर्स और टेपिटम दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अडल्ट स्टेज में मिडिल लेयर्स और टेपिटम दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। जब इसकी भी मिडिल लेयर और टेपिटम खत्म हो गई, इसकी भी मिडिल लेयर और टेपिटम खत्म हो गई, साथ में बीच में जो स्टेराइल टिश्यू है ये भी खत्म हो जाता है, ये भी डिसॉल्व हो जाता है। जब तीनों बैरियर्स खत्म हो गए
तो एक यंग अडल्ट स्टेज में, मैच्योर स्टेज में जो एंथर बचता है उसके दोनों लोब्स, दोनों चेम्बर्स, दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अडल्ट स्टेज में वो एक लोब में एक ही चेम्बर दिखाई पड़ता है। ये हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू है, ये लोब नंबर 1 है और ये लोब नंबर 2 है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि मिडिल लेयर और टेपिटम तो खत्म हो गए, मिडिल लेयर और टेपिटम जैसे ही खत्म होंगे और बीच में ये स्टेराइल टिश्यू भी खत्म हो गया, तो सिर्फ 2 ही लेयर बची, एक एंडोथीशियम और एक एपिडर्मिस। तो अडल्ट स्टेज में जब वो मैच्योर हो जाता है, रप्चर करने के लिए रेडी होता है, तो उस स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 लेयर्स कवर नहीं कर रही है, सिर्फ 2 लेयर्स कवर कर रही है, एक एंडोथीशियम और एक एपिडर्मिस। इसीलिए हमारे पास में मैच्योर कंडीशन की अगर हम बात करेंगे एंथर की, तो उसमें 2 ही पोलन चेम्बर या फिर 2 ही पोलन सैक दिखाई पड़ेंगे, एक ये पोलन सैक दिखाई पड़ेगा और एक ये पोलन सैक दिखाई पड़ेगा। रप्चर की जब बारी आएगी तो रप्चरिंग यहां से होती है स्टोमियम वाले रीजन से, तो स्टोमियम वाले रीजन से एंथर रप्चर हो जाएगा। ये और बीच में हमारे पास प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर पोलन ग्रेन्स फिल है, ये पोलन ग्रेन्स बाहर जाकर के पॉलिनेशन में फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो ये हो जाता है एंथर का रप्चरिंग या फिर डिहेसेंस। अब यहां पर हमने एंथर किस तरह से मैच्योर होता है, एंथर के अंदर कितने सारे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, कैसे पोलन ग्रेन उनके अंदर में डिहेसेंस करता है, वो सारी चीजें समझी। लेकिन अभी तक हमने पोलन ग्रेन की बात नहीं की है। भाई एंथर को करना क्या है, पोलन ग्रेन को बना करके बाहर रिलीज करना है। तो एंथर की बात करने के अलावा हमें दूसरा चीज जो पढ़ना है वो है पोलन ग्रेन की भी तो बात करनी पड़ेगी कि पोलन ग्रेन्स कैसे मैच्योर होते हैं, उनके अंदर में कितने स्टेप होते हैं पोलन ग्रेन्स के मैच्योरेशन में। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, अब पढ़ने वाले हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पूरा एंथर, पूरा स्टेमन समझने के बाद में अब हम एक्चुअल में हमारा स्टार्ट करते हैं। मेल गैमीट फॉर्मेशन का पहला स्टेप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के स्टेप, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने के लिए हम एक यंग माइक्रोस्पोरेंजियम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारा का सारा माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमने एक यंग माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, एक चेम्बर की यंग माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। इस यंग माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो खाली कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर में एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू में काफ़ी सारी सेल्स हैं जिनको स्पोरोजिनस सेल कह करके बुलाएंगे। यहाँ पे हम कई सारी सेल बनाएंगे और हर एक सेल किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पोरोजिनस सेल को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो स्क्वायर शेप हम बना रहे हैं, दीज आर स्पोरोजिनस सेल। तो ये अंदर येलो कलर से जितनी भी सेल बनाई है, जितने भी स्क्वायर बनाए हैं, ये सारी क्या है, स्पोरोजिनस सेल। और सारी की सारी स्पोरोजिनस सेल मिलकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये डिप्लॉइड सेल होती है, हर एक सेल डिप्लॉइड सेल होती है और हर एक सेल के पास में ये कैपेबिलिटी है कि ये आगे चल करके मियोसिस डिवीजन परफॉर्म कर सकती है। जब मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करेगी तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगी। ये हर एक स्पोरोजिनस सेल के पास कैपेबिलिटी है कि ये मियोसिस डिवीजन परफॉर्म कर सकती है और जब मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करेगी तो ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगी। 4 क्या बनाने वाली है, माइक्रोस्पोर। क्योंकि मियोसिस से प्रोडक्शन हुआ है तो ये चारों कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, माइक्रोस्पोर की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। यही माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर आगे चल करके, ये जो 4 माइक्रोस्पोर है ये आगे चल करके 4 पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आगे चल करके मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं और क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन में डेवलप होते हैं। 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। क्योंकि हर एक स्पोरोजिनस सेल मियोसिस कर सकता है, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना सकता है और हर एक माइक्रोस्पोर आगे चल करके पोलन ग्रेन बना सकता है। इसीलिए स्पोरोजिनस सेल को हम पोटेंशियल पोलन या फिर पोलन मदर सेल भी कह करके बुलाते हैं।
ये जो स्पोरोजिनस सेल है इनको एक और नाम से बुलाया जाता है कॉल्ड पोटेंशियल पोलन। ये आगे चल करके पोलन ग्रेन बनाएंगे, पोटेंशियल पोलन या फिर पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं इनको, स्पोरोजिनस सेल को, क्योंकि आगे चल करके मियोसिस करके माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर के बाद पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब ये किस स्टेप में होता है भाई, ये स्टेप वाइज जो प्रोसेस है मियोसिस कैसे होगा और कैसे आगे चल करके पोलन ग्रेन बनेगा, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। यहां से हम एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल को उठा लेते हैं। यहां पे हमने क्या उठा लिया, एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल। ये जो सिंगल स्पोरोजिनस सेल है ये अपने ऊपर में एक पॉलीमर सिक्रीट करता है। भाई ये सारे स्पोरोजिनस सेल कैसे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं अभी, लेकिन अगर इनको इंडिविजुअली फंक्शन करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है, तो उसके लिए हर एक स्पोरोजिनस सेल अपने ऊपर में एक सिक्रीशन, एक पॉलीमर सिक्रीट करता है जिसका नाम है कैलोज। ये स्पोरोजिनस सेल खुद से सिक्रीट करता है एक पॉलीमर जिसका नाम है कैलोज। ये हमारे पास में पोलन मदर सेल या फिर स्पोरोजिनस सेल। कैलोज का काम है एक स्पोरोजिनस सेल या फिर एक पोलन मदर सेल को दूसरे स्पोरोजिनस सेल या फिर इस पोलन मदर सेल से सेपरेट करना। तो कैलोज की जो पॉलीमर ये सिक्रीट करता है उसकी वजह से हर एक स्पोरोजिनस सेल इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम कर सकता है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इस पोलन मदर सेल पीएमसी के अंदर में होगा मियोसिस सेल डिवीजन। ये जो पोलन मदर सेल है, यहां पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये जो पोलन मदर सेल है यहां पे, इसके अंदर में होगा मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन। अब आपको मालूम होगा जब भी कभी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक सिंगल पेरेंट सेल से टोटल 4 नए सेल फॉर्म होते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, एक सिंगल डिप्लॉइड पोलन मदर सेल से टोटल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। टोटल कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। 1 2 3 4 ये। लेकिन आपको याद होगा कि पोलन मदर सेल के ऊपर में एक कोटिंग थी कैलोज की। तो जब ये कैलोज की कोटिंग इनके ऊपर में प्रेजेंट है तो जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं क्या वो सेपरेट हो पाएंगे एक दूसरे से? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर में क्या प्रेजेंट है, कैलोज की पॉलीमर। तो जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने हैं, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, वो एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड रहेंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बुलाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह करके बुलाया जाता है। टेट्राड इसलिए क्योंकि सारे के सारे माइक्रोस्पोर अभी एक दूसरे से चिपके हुए। और क्यों चिपके हुए? बिकॉज ऑफ कैलोज की पॉलीमर लेयर की वजह से। अगर पॉलीमर जब तक इंटैक्ट है, ऊपर से कोई कवरिंग प्रेजेंट है जो उसको पकड़ के रखे हुई है, तो ये सारे एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर में क्या होना है, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं 4, उनको सेपरेट करना है। भाई जब वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से तभी तो एक माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन में डेवलप हो पाएगा। तो इसका मतलब अब हमें 4 माइक्रोस्पोर को एक दूसरे से सेपरेट करना है। इनको सेपरेट करने का एक ही तरीका है, ये जो कैलोज का पॉलीमर लेयर है इसको डाइजेस्ट करना। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। एक एंजाइम चाहिए होता है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम का क्या काम है? कैलोज पॉलीमर को डाइजेस्ट करना। ये जो कैलेज एंजाइम है इसको सिक्रीट करने का काम करता है टेपिटम। जब हमने टेपिटम का फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि टेपिटम पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन न्यूट्रिशन के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है। तो उसमें से एक एंजाइम कैलेज की फॉर्म में सिक्रीट करता है। ये जो कैलेज है ये करेगा क्या? ये कैलोज के पॉलीमर को ब्रेक कर देगा। जितना भी कैलोज का पॉलीमर इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के पास है उसको ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे।
हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर, और सारे के सारे हैप्लॉइड स्टेज में प्रेजेंट है। अब आगे चलकर के ये माइक्रोस्पोर जो बना है, इसी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस को यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। यहां से लेकर के अभी तक जो भी हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन तक, पोलन माइक्रोस्पोर मदर से लेकर के माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन तक, इस स्टेप को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो नेक्स्ट स्टेप अब आने वाला है वो है माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, जहां पे माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। माइक्रोस्पोर आगे चल करके मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अब आगे वाले स्टेप डिफरेंट होंगे। इन चारों माइक्रोस्पोर में से हम एक माइक्रोस्कोपोर उठा लेते हैं। चारों के साथ सेम काम होने वाला है, हमने एक को उठा लिया। ये हमारे पास में एक माइक्रोस्पोर है हैप्लॉइड स्टेज में, किसी भी एक को हमने यहां से पिक कर लिया और उसको लेकर के आगे पढ़ने वाले हैं। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर में होने वाला है माइटोसिस डिवीजन। ये जो माइक्रोस्पोर है अब ये किसके अंदर अंडरगो करता है? एक माइटोसिस डिवीजन के अंदर। भाई माइटोसिस डिवीजन हमें सबको पता है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है? सेल बराबर 2 नए सेल में डिवाइड हो जाता है। तो एक जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है और 2 बराबर नए सेल का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोलते हैं माइटोसिस, सबको पता है। लेकिन जो माइटोसिस माइक्रोस्पोर में होने वाला है वो एक अलग तरह का माइटोसिस है, इसको नाम मिलता है अनइक्वल माइटोसिस। जैसा आपको याद होगा भाई, माइटोसिस में बनने वाले 2 नए सेल हमेशा एक जैसे बनते हैं, सेम साइज के बनते हैं। लेकिन यहां पर जो माइटोसिस होगा वो एक यूनिक टाइप का माइटोसिस है जिसका नाम है अनइक्वल माइटोसिस। मतलब जो सेल बनेंगे माइटोसिस डिवीजन के बाद में उनका साइज अनइक्वल होगा, एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा। नॉर्मली माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अनइक्वल माइटोसिस का रीजन क्या है? अनइक्वल माइटोसिस या फिर इक्वल माइटोसिस कौन डिसाइड करता है? स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस, जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा चैप्टर, तो वहां पे स्पिंडल एपरेटस होता है जो माइक्रो क्रोमोसोम को एक सीधी लाइन में होल्ड करके रखता है। जो स्पिंडल एपरेटस का परपेंडिकुलर एक्सेस है उसी के अलोंग डिवीजन चलता है साइटोप्लाज्म का या सेल का। जनरली जब माइटोसिस होता है तो स्पिंडल एपरेटस बिल्कुल यूनिफॉर्मली बनता है। भाई जब भी माइटोसिस होता है तो स्पिंडल एपरेटस कैसा बनता है? यूनिफॉर्मली, बिल्कुल सेंटर में। इस वजह से डिवीजन भी बराबर होता है। लेकिन यहां पर अनइक्वल माइटोसिस में क्या होता है? एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। जो स्पिंडल एपरेटस यहां पे बनेगा वो एसिमेट्रिक स्पिंडल होता है, वो एक साइड पे होता है यहां पे, और ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। क्योंकि यहां पर जो स्पिंडल एपरेटस है ये किस तरह का स्पिंडल एपरेटस है? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल एपरेटस होने की वजह से जो डिवीजन प्लेन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पे एक सेल ये बड़ा वाला बनेगा और एक सेल ये छोटा वाला बनेगा। तो स्पिंडल एपरेटस के एसिमेट्रिक होने की वजह से जो माइटोसिस डिवीजन होने वाला है वो अनइक्वल माइटोसिस की फॉर्म में होगा। और फाइनली जब माइटोसिस कंप्लीट होगा तो हमें 2 अनइक्वल सेल मिलने वाले। एक सेल हमें बड़ा सा मिलेगा, ये इसकी आउटर वॉल है। इसमें एक सेल हमें मिलेगा बड़ा सा, ये वाला, जिसमें बड़ा सा इरेगुलर न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक छोटा सा स्पिंडल शेप सेल मिलेगा। ये जो स्पिंडल शेप छोटा वाला सेल है इसका नाम है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये भी हैप्लॉइड है। और ये जो बड़ा वाला सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ये भी हैप्लॉइड है।
वेजिटेटिव सेल के पास में फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइटोप्लाज्म इतना बड़ा है। वहीं पर अगर जनरेटिव सेल की बात करें तो इसका साइज छोटा है, स्पिंडल शेप है, छोटे साइज का ये होता है। जनरेटिव सेल इनफैक्ट वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ये जनरेटिव सेल क्या करने लगता है, स्टार्ट टू फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वो साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। तो ये थोड़ी देर में आकर के यहां से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद में इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाएगा, यहां पे फ्लोट करने लग जाएगा। ये है जनरेटिव सेल, जबकि ऊपर वाला है वेजिटेटिव सेल। तो ये स्टेज जो मिली है हमको, इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर की स्टेज है, इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। इसी को बोला जाता है टू सेल्ड स्टेज। जो माइक्रोस्पोर की टू सेल्ड स्टेज है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है हैप्लॉइड और एक जनरेटिव सेल है हैप्लॉइड जनरेटिव सेल, इसी स्टेज को बुलाया जाता है पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर की जो टू सेल स्टेज है, इसी का दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। यही हमारे पास में है पोलन ग्रेन। तो आप देख सकते एक माइक्रोस्पोर से अनइक्वल माइटोसिस हुआ। अनइक्वल माइटोसिस होने की वजह से दो अनइक्वल सेल बने, एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा सा जनरेटिव सेल। दो सेल स्टेज बन गई। दो सेल स्टेज जो है, इसी का दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन से आगे जाना है मेल गैमेटोफाइट पर। भाई पोलन ग्रेन फिर से मैच्योर होगा और पोलन ग्रेन मैच्योर होकर के एक और सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा, फिर से माइटोसिस परफॉर्म करेगा। लेकिन अब की बार जो माइटोसिस होगा वो अनइक्वल ना होकर के इक्वल माइटोसिस फॉर्म होगा। तो पोलन ग्रेन के अंदर में फिर से क्या होता है, माइटोसिस। लेकिन यहां पर जो माइटोसिस है वो नॉर्मल माइटोसिस या फिर इक्वल माइटोसिस होने वाला है। यहां पर जो माइटोसिस होगा, दिस इज इक्वल माइटोसिस। ये माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में दिखाई पड़ेगा। ये जो माइटोसिस होने वाला है इन जनरेटिव सेल में दिखाई पड़ेगा। जनरेटिव सेल। जब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, इक्वल माइटोसिस होगा, तो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के दो नए सेल फॉर्म कर देगा, दो नए हैप्लॉइड सेल का प्रोडक्शन कर देगा, जिन सेल को बुलाया जाता है मेल गैमीट्स। तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके, एक जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देगा। ये भी मेल गैमीट बन जाएगा और ये भी मेल गैमीट बन जाएगा। तो टोटल मेल गैमीट कितने बन जाएंगे, दो मेल गैमीट। तो यहां पे हम वापस से 3 सेल स्टेज बनाते हैं। ये वेजिटेटिव सेल है बड़ा सा, ये इसका बड़ा सा न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का। वेजिटेटिव सेल के अलावा अब हमारे पास दो हैप्लॉइड मेल गैमीट्स भी प्रेजेंट हैं। दो हैप्लॉइड मेल गैमीट्स, ये भी मेल गैमीट है और ये भी मेल गैमीट है। किसकी वजह से बने ये मेल गैमीट्स, बिकॉज ऑफ इक्वल माइटोसिस या फिर नॉर्मल माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर में माइटोसिस हुआ है, उसकी वजह से ये दोनों सेल प्रोड्यूस हुए हैं। अभी तक सारे सेल हैप्लॉइड थे, वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड था, जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड था। क्योंकि जनरेटिव सेल हैप्लॉइड था खुद, तो जो मेल गैमीट्स बनने वाले हैं ये भी कैसे आएंगे, हैप्लॉइड। तो ये मेल गैमीट्स भी कैसे दिखाई पड़ेंगे हमको, हैप्लॉइड स्टेज में दिखाई पड़ेंगे। तो ये होता है हमारे पास 3 सेल स्टेज। अब यहां पर टोटल सेल की बात करें तो एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है और तीसरा सेल ये है। तो कितने सेल स्टेज बन गई है, 3 सेल स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। और इसी 3 सेल्ड स्टेज को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। ये जो 3 सेल्ड स्टेज है इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट कितने सेल स्टेज होती है, 3 सेल स्टेज। मतलब इसमें टोटल 3 सेल प्रेजेंट होते हैं।
इस स्टेप को बुलाया जाता है, यहां से अगर हम आगे की बात करें, माइक्रोस्पोर से लेके यहां तक जितना भी हमने स्टेप बनाया है, जहां पे हम मेल गैमेटोफाइट तक पहुंच गए, इस पूरे स्टेज को मिला करके बोला जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जबकि एक पोलन मदर सेल से, स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर बनने वाले स्टेप तक, यहां तक स्टेप्स को बुलाया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और यहां तक बोला जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो ये कंप्लीट स्टेप है। अब एक बार हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्टेज में लिखते हैं। भाई न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं उसको हम ये पूरी चीजें एक पैराग्राफ की फॉर्म में पहले लिखते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या फिर एक पोलन मदर सेल है, या फिर एक स्पोरोजिनस सेल है। इनमें से कुछ भी है, सेम चीज के दो तीन नाम है। ये एक पोलन मदर सेल एक बार मियोसिस डिवीजन करता है, एक बार मियोसिस डिवीजन करता है, और एक बार मियोसिस डिवीजन करने की वजह से टोटल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। टोटल 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये स्पोरोजिनस सेल 2n था, मियोसिस डिवीजन के अंदर अंडरगो कर रहा है। जब भी कोई डिप्लॉइड सेल मियोसिस के अंदर अंडरगो करता है तो कौन सा रिजल्ट होता है? हैप्लॉइड स्टेज। और एक सेल से टोटल 4 सेल बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर। इस स्टेज को हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला था। अब ये हर एक माइक्रोस्पोर, 4 में से चारों माइक्रोस्पोर, जिसमें हम 1 2 3 4, हम एक को लेकर के पढ़ेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो हमारे पास ये वाला है, ये माइक्रोस्पोर एक बार अनइक्वल माइटोसिस करता है, एक बार अनइक्वल माइटोसिस करता है। अनइक्वल माइटोसिस करने की वजह से हमें क्या मिलता है? पोलन ग्रेन, 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल, 2 सेल स्टेज मिलती है। इसी 2 सेल स्टेज को बोला जाता है पोलन ग्रेन। इस 2 सेल स्टेज में एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। तो 2 सेल स्टेज, जिसको पोलन ग्रेन बोला गया। अब इस पोलन ग्रेन में वापस से एक बार माइटोसिस डिवीजन होता है इसके जनरेटिव सेल में। जो इसका जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म होता है। और माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म होने के बाद में ये जो पोलन ग्रेन है, 2 सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पे एक वेजिटेटिव सेल है बड़ा सा और 2 जनरेटिव सेल, 2 मेल गैमीट्स हैं, सॉरी जनरेटिव सेल नहीं है, इनको हम बोलते हैं दीज बोथ आर मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स, हैप्लॉइड स्टेज। ये भी हैप्लॉइड स्टेज, क्योंकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? अब 3, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। ये जो 3 सेल्ड स्टेज है, इसी का नाम है मेल गैमेटोफाइट, इसी का नाम है मेल गैमेटोफाइट। इसी को हम मेल गैमेटोफाइट कहकर के बोलते हैं। एक बार एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को एक मियोसिस डिवीजन लगा, और टोटल कितने माइटोसिस डिवीजन लगे? 2। यहां पे देखो, एक अनइक्वल माइटोसिस और एक इक्वल माइटोसिस, जिससे कि हमारे पास में एक मेल गैमेटोफाइट बना है। लेकिन याद रखना है भाई, यहां पे हमारे पास 4 नंबर था, तो जो भी चीजें हम यहां पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब 4 बार अनइक्वल माइटोसिस होगा, 4 बार अनइक्वल माइटोसिस होगा, और 4 बार इक्वल माइटोसिस होगा, 4 बार इक्वल माइटोसिस होगा, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोर में एक बार इक्वल माइटोसिस और एक बार अनइक्वल माइटोसिस पहले, और उसके बाद में फिर इक्वल माइटोसिस, पहले अनइक्वल और उसके बाद में इक्वल माइटोसिस। ठीक है, तो यहां पे तो टोटल 4 माइक्रोस्पोर थे, तो जो भी माइटोसिस चल रहा है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से।
दोनों को मिलाकर के कितना माइटोसिस होता है? 8। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास में कितने माइटोसिस डिवीजन हुए? ओ सॉरी, यहां पे 4 नहीं आएगा, सॉरी। टोटल माइटोसिस डिवीजन बराबर इज इक्वल टू 8 माइटोसिस डिवीजन। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है और 8 माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है, जिससे कि हमारे पास टोटल मेल गैमेटोफाइट कितने मिलेंगे? 4। ये भी एक मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, ये भी एक मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, ये भी एक मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा और चौथा वाला भी एक मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। तो इसके रिगार्डिंग इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए कुछ, इस इक्वेशन को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है, मान लो हमें 64 पोलन ग्रेन क्रिएट करने हैं। 64 पोलन ग्रेन्स फ्रॉम पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड सेल होते हैं। ऐसा करने के लिए कितने पोलन मदर सेल की जरूरत पड़ेगी? पोलन मदर सेल नीडेड, कितने पोलन मदर सेल की जरूरत पड़ेगी? दूसरा, हाउ मैनी माइटोसिस, और तीसरा हाउ मैनी मियोसिस। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। देखो सिंपल सा है, 64 पोलन ग्रेन है, यहां से ही स्टार्ट करो, नंबर से स्टार्ट करो, बड़े नंबर से। पोलन ग्रेन किसको बोलते हैं हम? जो 2 सेल स्टेज होता है भाई। पोलन ग्रेन हम किसको बोलते हैं? जो 2 सेल स्टेज होता है, जहां पे एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होता है। ये जनरेटिव सेल और बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल। अगर एक पोलन ग्रेन बनाना था तो एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए आपको पता होगा कि हमें एक माइक्रोस्पोर की जरूरत पड़ती है। एक माइक्रोस्पोर की जरूरत पड़ती है जो कि हैप्लॉइड है। उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है अनइक्वल माइटोसिस। एक माइक्रोस्पोर में जब अनइक्वल माइटोसिस होता है एक बार, तो एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब 64 पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमें 64 माइक्रोस्पोर की जरूरत पड़ेगी, और साथ में अनइक्वल माइटोसिस या फिर माइटोसिस डिवीजन कितने लगेंगे? 64। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास माइटोसिस डिवीजन कितने लगने वाले हैं? 64। इसको तो आप लिख ही दो यहां पे। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। अब माइक्रोस्पोर बनता है किससे? पोलन मदर सेल से। माइक्रोस्पोर किससे बनता है? पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है। पोलन मदर सेल में एक बार मियोसिस होता है, और एक बार मियोसिस होने से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। टोटल माइक्रोस्पोर कितने बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक मियोसिस होने से। अगर हमारे पास मियोसिस का नंबर काउंट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। ये जो टोटल नंबर है 64, इसको 4 से डिवाइड कर दो। 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 2 6। 16 मियोसिस डिवीजन लगेंगे। तो मियोसिस डिवीजन कितने लगेंगे बेटा? 16 मियोसिस डिवीजन। अच्छा, पोलन मदर सेल उतने ही लगते हैं जितने मियोसिस डिवीजन, क्योंकि एक पोलन मदर सेल में एक ही बार मियोसिस हो सकता है। तो इसका मतलब अगर पोलन मदर सेल मियोसिस 16 बार लग रहे हैं तो पोलन मदर सेल भी कितने लगेंगे? 16। इस तरह से आप बैकवर्ड कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन करके पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर से पोलन मदर सेल पे पहुंच जाएंगे। इजीली ये कैलकुलेशन की जा सकती है। एक और तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं मेल गैमीट्स के रेस्पेक्ट में। मान लो यहां पे पोलन ग्रेन ना देकर के आपको बोलता कि हमारे पास 128 मेल गैमीट बनाने, 128 क्या बनाने? मेल गैमीट्स बनाने। 128 मेल गैमीट्स बनाने के लिए हमारे पास हाउ मैनी पोलन मदर सेल नीडेड? हाउ मैनी पोलन मदर सेल नीडेड? दूसरा, हाउ मैनी माइटोसिस डिवीजन नीडेड? तीसरा, हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन नीडेड? ये 3 क्वेश्चन हमें आंसर करने, 1 2 और ये 3। वापस लेते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। 182 मेल गैमीट्स, 128 मेल गैमीट्स। देखो मेल गैमीट्स जो प्रेजेंट होता है वो मेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होता है। मेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होता है, जो कि 3 सेल स्टेज है। जो कि क्या है? 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर, जिसमें एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है, ये वेजिटेटिव सेल है, और 2 मेल गैमीट्स होते हैं।
दो क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। ये पहला मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट, ठीक। यहीं पर मेल गैमेट दिख रहा है। कितने मेल गैमेट चाहिए? 128। अगर 128 मेल गैमेट चाहिए तो हर एक मेल गैमेटोफाइट में दो मेल गैमेट्स हैं, तो कितने मेल गैमेटोफाइट लगेंगे? 128 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 64। हमें 64 मेल गैमेटोफाइट चाहिए, ठीक। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट बनाते टाइम हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं वापस से। हमें एक बार माइटोसिस लगता है और एक बार अनइक्वल माइटोसिस लगता है। किससे बनाने में? एक माइक्रोस्पोर से बनाने में, जो कि हैप्लॉइड सेल है। एक अनइक्वल माइटोसिस होता है तो 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन बनता है, जहां पे एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बनता है। दूसरा माइटोसिस होता है तो 3 सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट बनता है। इसका मतलब एक माइक्रोस्पोर के लिए दो माइटोसिस लगेंगे, एक इक्वल और एक अनइक्वल। तो टोटल माइटोसिस, दो माइटोसिस लगते हैं पर माइक्रोस्पोर। अब यहां पर यह समझना है कि टोटल मेल गैमेटोफाइट कितने बनाने? 64। एक माइक्रोस्पोर एक मेल गैमेटोफाइट बनाता है, तो टोटल मेल माइक्रोस्पोर कितने चाहिए होंगे? 64। 64 मेल गैमेटोफाइट चाहिए होंगे। अगर 64 मेल गैमेटोफाइट है और हर माइक्रोस्पोर है और हर माइक्रोस्पोर में दो माइटोसिस लग रहे हैं, तो टोटल माइटोसिस कितने लगेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट्स बनाने में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 128। तो माइटोसिस का जो नंबर लगेगा वो बिल्कुल बराबर रहता है मेल गैमेट्स के नंबर के बराबर। इसका नंबर, मेल गैमेट्स के नंबर कितने? 128। सेम उतना ही नंबर लगने वाला है। अब माइक्रोस्पोर में लेते हैं मियोसिस का नंबर। भाई मियोसिस कितनी चाहिए होंगी? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन करती है और ये मियोसिस डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। क्या बनाती है? 4 माइक्रोस्पोर। अगर हमारे पास एक मियोसिस से, एक पोलन मदर से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो अगर हमें ये नंबर दिया गया है तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, उससे हमें मियोसिस का नंबर मिल जाएगा। 64 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 116। तो कितने मियोसिस डिवीजन लगेंगे टोटल? 16 मियोसिस डिवीजन हमें यहाँ पे लगने वाले हैं। तो मियोसिस डिवीजन कितने हो जाएंगे? 16। अच्छा, 16 मियोसिस डिवीजन है तो पोलन मदर सेल कितनी है? एक पोलन मदर सेल में एक ही बार मियोसिस हो सकता है, इसीलिए मियोसिस और इनका नंबर हमेशा बराबर होता है, ये भी 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन बस यहां पर जाना रहता है। ये हो गया पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, यानी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हमने किया है। अब हमें पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर समझना है। भाई अभी तक हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर नहीं समझा है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक उसकी डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड होती है, डबल लेयर वॉल होती है, जिसमें एक आउटर वॉल होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं, आउटर, और एक इनर वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एंटाइन। अंदर की तरफ जाएं, की बात करें तो सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सेल होते हैं टोटल, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है। जो स्फेरिकल का डायमीटर और उसकी ज्योमेट्री होती है, स्फेरिकल जर्नली स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर के हिसाब से वो 25 से 50 माइक्रोमीटर साइज का होता है। उसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच रेंज करता है। यहाँ पर दो वॉल आपको दिख रही होंगी। जो आउटर वॉल है ये येलो कलर से हमने बनाया है, दिस इज एक्साइन। ये जो एक्साइन वॉल है ये
टफ और रिजिड लेयर होती है और ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये जो एक्साइन लेयर है ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन कैरोटिनॉइड का एक पॉलीमर होता है जो टेपिटम द्वारा सिक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूबिस्ट बॉडीज, और यूबिस्ट बॉडीज की फॉर्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आकर के वो डिपॉजिट होता रहता है पोलन ग्रेन के ऊपर और एक पर्टिकुलर लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। वन ऑफ द, अगर हम बोले, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है ये स्पोरोपोलिनिन जो है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको किसी भी प्रोसेस से डिग्रेड करना, डैमेज करना पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से जो स्पोरोपोलिनिन है, क्योंकि ये पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो पोलन ग्रेन बहुत आराम से फॉसिल की फॉर्म में पाए जाते हैं आज के टाइम पर। तो पोलन ग्रेन्स के फॉसिलाइजेशन में स्पोरोपोलिनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक और चीज याद रखनी है कि स्पोरोपोलिनिन जो होता है या फिर जो एक्साइन लेयर है वो कॉन्टिन्यूसली पूरे स्फीयर के ऊपर या पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे पोलन स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, जिनको बोलते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर वो साइट है जहां से आगे चल करके पोलन ट्यूब बाहर आने वाली है। भाई पोलन ग्रेन जब आगे जर्मिनेट करेगा तो पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब बाहर आने के लिए एक स्पेस होना चाहिए, खाली गैप होना चाहिए, जिसको बोलते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर किस में प्रेजेंट है? स्पोरोपोलिनिन की एक्साइन में। इसीलिए हम एक्साइन को डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर भी बोलते हैं। एक्साइन पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। वहीं पर अगर हम दूसरी लेयर की बात करें, इंटरनल लेयर की बात करें, इनर लेयर की बात करें पोलन ग्रेन की, तो उसको बोलते हैं इंटाइन। ये जो इंटाइन लेयर है ये पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। ये थिन और इलास्टिक नेचर की होती है, थिन भी होती है और इलास्टिक नेचर की होती है। पेक्टोसेल्यूलोज वॉल यहाँ पर देखने को मिलती है। इंटाइन लेयर कॉन्टिन्यूअस है, जैसे हमने एक्साइन की बात की थी तो एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस थी, कुछ जगहों पर एक्साइन में गैप प्रेजेंट था जर्म पोर की फॉर्म में, लेकिन इंटाइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर है, उसमें कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता। अंदर की तरफ बात करें तो एक बड़ा सा सेल होता है जिसको वेजिटेटिव सेल, और एक फ्लोटिंग सेल स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास में रिजर्व्ड फूड मटेरियल मिलता है, क्योंकि इसको आगे चल करके पोलन ट्यूब फॉर्म करनी है, तो रिजर्व्ड फूड मटेरियल मिलता है। क्योंकि बहुत सारा रिजर्व्ड फूड मटेरियल है तो इसका लार्ज साइज ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली लार्ज शेप होता है, इरेगुलर शेप का होता है और बड़े साइज का होता है। वहीं पर अगर हम जनरेटिव सेल की बात करें तो ये हमारा स्मॉल साइज का होता है, स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप यानी दोनों साइड से पतला, बीच से मोटा, और फ्री फ्लोटिंग होता है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में देखने को मिल रहा होता है। कुछ पोलन ग्रेन्स, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ पोलन ग्रेन्स जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, उनके ऊपर एक एडिशनल स्टिकी कोटिंग प्रेजेंट होती है एक्साइन के ऊपर। एक चिपचिपी सी पीली कलर की लेयर प्रेजेंट होती है एक्साइन के ऊपर में, इसको बोलते हैं पोलन किट। ये जो ऊपर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड एज पोलन किट। ये एक येलो कलर की स्टिकी ऑयली एंड कैरोटिनॉइड से बनी हुई लेयर होती है। इस पोलन किट का काम होता है इंसेक्ट की बॉडी पर चिपकना। ऐसे पोलन ग्रेन जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। भाई पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ले जाने के काम बहुत सारे एजेंट्स कर सकते हैं, जिनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो, या मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स किसका इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करना है तो इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए पोलन ग्रेन को इंसेक्ट की बॉडी पर चिपकना पड़ेगा। उसको चिपकाने के लिए एक पोलन किट ऐसे पोलन ग्रेन्स के ऊपर में स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। ये जो पोलन किट है इसको कौन सिक्रीट करता है? ये भी टैपिटम द्वारा सिक्रीट होती है। तो ये जो पोलन किट है ये भी सिक्रेटेड बाय टैपिटम। जो स्पोरोपोलिनिन है, एक्साइन है, ये भी सिक्रेटेड बाय टैपिटम। तो ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब पोलन ग्रेन के अंदर में बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है, इसीलिए आज के टाइम पे रिसेंट डेट में अगर आप देखोगे तो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन सोर्स के तौर पे यूज करना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे एक फैशन बन चुका है। तो पोलन ग्रेन्स के काफी सारे फायदे हैं। अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो पोलन ग्रेन रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसको कई जगहों पे यूज किया जाता है एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, एथलीट्स यूज करते हैं इसको। जो हॉर्स रेस होते हैं,
रेस हॉर्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है? इसको टैबलेट की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है या फिर सिरप की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। तो टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पोलन ग्रेन्स का एज अ न्यूट्रिशन सोर्स। ये तो बेनिफिट की बात हो गई कि भाई हमारे लिए पोलन ग्रेन्स किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन्स एलर्जी भी कॉज करते हैं। खास करके जो हवा में पोलन ग्रेन्स घूम रहे होते हैं, एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो हवा से ट्रैवल करते हैं, वो हमारे लंग्स में जाकर के हमारी लंग्स की लाइनिंग को, ट्रेकियल लाइनिंग को, विंड पाइप को इरिटेट करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, अस्थमा कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो एलर्जन की तरह भी काम कर सकते हैं, एलर्जन की तरह भी काम कर सकते हैं। पर्टिकुलरली कौन से पोलन ग्रेन? एयरबोर्न, जो हवा से ट्रेवल करते हैं। इसमें सबसे अच्छा एक एग्जांपल है पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास का। पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास। ये जो कैरेट ग्रास है, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। ये इंडिया में गलती से इंट्रोड्यूस हो गया था विद इम्पोर्टेड वीट। जो हम वीट इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसके साथ में गलती से ये प्लांट इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था। इस प्लांट की खास बात है कि इसकी पोलन ग्रेन्स बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, हवा से ट्रैवल करते हैं, और हवा से ट्रैवल करने की वजह से जो वो लंग्स में जाकर के इरिटेशन कॉज करते हैं और इन्फ्लेमेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। ये पोलन ग्रेन के नुकसान है कि ये एलर्जन की तरह, इरिटेंट की तरह काम कर सकता है। अब बात करते हैं कि पोलन ग्रेन का प्लांट के रेस्पेक्ट में क्या काम है। भाई पोलन ग्रेन का काम है ट्रांसफर कराना मेल गैमीट को। ये जो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर में मेल गैमीट प्रेजेंट है। जब पोलन ग्रेन मेल प्लांट से, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचेगा, फीमेल फ्लावर के भी स्टिग्मा रीजन पे पहुंचेगा। जो फीमेल का स्टिक पिस्टिल होता है या फिर कार्पल की अगर हम बात करें तो उसका स्टिग्मा रीजन होता है जिसके ऊपर में पोलन ग्रेन जाकर के स्टिक हो जाता है। इस तरह से मेल गैमीट का ट्रांसफर फीमेल बॉडी तक हो पाता है। लेकिन ये प्रोसेस पूरा करने के लिए पोलन ग्रेन के पास में एक फिक्स्ड टाइम ही अवेलेबल है, क्योंकि पोलन ग्रेन की एक फिक्स्ड टाइम तक वायबिलिटी होती है, उसके बाद में वो वायबल नहीं रह जाता। उसके बाद में अगर पॉलिनेशन होगा भी तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन्स का एक वायबिलिटी टाइम होता है, जिससे पहले अगर वो फीमेल पार्ट तक पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो फिर वो डैमेज हो जाएगा। ये जो वायबिलिटी टाइम है, ये उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग प्लांट फैमिलीज में ये डिफरेंट होता है। दूसरा, ये एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मॉइस्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ अगर पर्टिकुलर प्लांट फैमिलीज की बात करें जहां पर हमें ये बताना है कि भाई पोलन ग्रेन्स का जो वायबिलिटी टाइम है वो कितना रहता है। सो अगर हम बात करें भाई सीरियल्स, जो सीरियल अनाज होते हैं, अनाज जैसे कि राइस हो गया, गेहूं और चना हो गया, यहाँ पर पोलन वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट की होती है। 30 मिनट में अगर पोलन ग्रेन अपने डिजायर्ड फीमेल प्लांट पे नहीं पहुंचा तो उसका वायबिलिटी खत्म हो जाएगा। वहीं पर कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहाँ पे वायबिलिटी बहुत लंबी होती है, जैसे रोजेसी प्लांट, लेग्यूमिनेसी प्लांट, सोलेनेसी प्लांट। यहाँ पे कई मंथ्स तक उसकी वायबिलिटी बची हुई रहती है। ठीक है, आर्टिफिशियली हम इस वायबिलिटी टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में, मतलब -196 डिग्री पे स्टोर कर लो, तो पोलन की जो वायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पोलन की वायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है मैनी फोल्ड। उसको बाद में हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसका पहला पार्ट। मेल के जितने मेल गैमीट, मेल पार्ट, स्टेमन, उन सब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए।